हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें जो भी टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग यूज़ करने वाले अकाउंट्स की, ये सारी आपको एंड तक यूज़ करेगी। सर कौन से एंड तक? सर 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए और कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम जहाँ पर अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ये सारी आपको टर्म्स ही पूछी जाएंगी। डेफिनेशन पूछी जाती है, डायरेक्ट नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद दोस्तों, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बाकी और भी जो इसका स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। जैसे कि फॉर सपोज आप समझ सकते हैं कि कोई आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे कि आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कभी कदार हो सकता है कि एग्ज़ाम में स्ट्रेस के मारे कन्फ्यूजन आ जाए कि ये सामान को किस जगह हम लोग को पुट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है या फिर क्रेडिट में दिखाना है, डेबिट में दिखाना है। ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर आपको उस वर्ड्स की मीनिंग को ढंग से पता है, देन आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकोगे। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी बराबर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और इसी वीडियो के अंदर, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन सारे सारे टर्मिनोलॉजी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, आपके सारी बुक से निकाली हुई टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चाहे आप पीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ते हो या फिर किसी और एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग टर्म आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? सर बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सर ये होता है कि ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है कि लेन देन हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर शब्द जुड़ गया है बिजनेस का, तो बिजनेस का क्या मतलब है कि जितने भी व्यापार से संबंधित लेन देन है, ठीक है। देखिए, ये वीडियो को सेमी हिंदी और सेमी इंग्लिश बनाने का मेरा मेन मकसद रहता है कि आप उसको हिंदी में समझें और उसको लिखने के लिए आपके पास इंग्लिश की प्रैक्टिस हो। मतलब कि सर मतलब कि ये कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, और कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन तब भी उनको कुछ कुछ वर्ड्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप हिंदी में समझोगे और देन आप उसको बहुत अच्छे से इंग्लिश में राइट कर सकोगे। और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में लिखने के बजाय इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर स्कोप है अकाउंट्स का। क्योंकि अकाउंट्स इंग्लिश में अगर आप समझोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, अगर आप हिंदी में समझने में जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको हिंदी में कि आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफरेबल देना चाहिए अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो चलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी लेन देन करो जो कि बिजनेस के अंदर फॉलो हो रहा है। पहले हम लोग समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को रीड करेंगे, ओके। तो सर मतलब कि जैसे कि आपने बिजनेस किया, तो बिजनेस में आप लेन देन क्या करोगे? आप गुड्स को खरीदेंगे, गुड्स को सेल करेंगे। तो ये क्या है? गुड्स खरीदा तो आपने सामने वाली पार्टी को पैसे दिए, उससे गुड्स खरीदे, तो ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स को सेल किया तो सामने वाली पार्टी से आपने पैसे लिए सेल करने के लिए और उसको अपने गुड्स दिए। तो लेन देन जो चल रहा है, ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आ रहा है। आप अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ रखे हुए, उनको सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ये सब आप क्या करो? ये सब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड हो रहे हैं? सर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो रहे हैं। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि आपने अपने रॉ मटेरियल, जैसे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मतलब कुछ रॉ मटेरियल को आप इकट्ठा करके उसको प्रोड्यूस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। तो अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल मिलेगा, तो उसको आप सेल कर रहे हो, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। अच्छा सर मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हम लोग बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गए। जी बिल्कुल, यही चीज़, ठीक है। अब एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने अपनी प्राइवेट कार को सेल कर दिया, मतलब आपकी पर्सनल कार जो थी आपने उसको सेल कर दिया, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? सोचिए और उसका जवाब दीजिए। जी नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला? जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, समझ रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन वो आपके जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत फॉल करेंगे, ओके। तो अब इसकी डिफिनेशन को रीड मारते हैं एक बारी और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। वैसे मैंने आपको बताया था ना कि पार्टी से लेन देन चल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज और मनी एंड गेट्स रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्व। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस की बात हो गई यहाँ पर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जैसे मैंने बताया, आपने गुड्स खरीदे, गुड्स सेल किए। गुड्स खरीदे क्या मतलब? रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल सामने वाले के लिए तो गुड्स ही हुए ना, क्योंकि अपना जो गुड्स है आपने उसको मतलब सेल करने वाले हो। और रॉ मटेरियल खरीदो, वो भी एक तरीके। गुड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वोकैब यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माल। मालगाड़ी भी आपने सुनी होगी, ट्रेन होती है, उसमें क्या होता है? उसमें माल का मतलब कोई अलग चीज़ थोड़ी ना होती है, उसमें मतलब कोई भी गुड्स आ गए, मतलब कोई भी आइटम है, पेन से रिलेटेड है, लैपटॉप से रिलेटेड है,
मोबाइल से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, वो सब क्या हो गए, वो बल्क में हो गए तो उसको माल बोलने लगे या फिर हम लोग गुड्स बोलने लगे। ठीक है। सर्विसेज से सर क्या मतलब हो रही, सर्विसेज से क्या मतलब हो रही बेटा, जैसे कि आपका बिजनेस है, ठीक है, आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, ओके, तो आप सर्विसेज ले रहे हैं, किन की सर्विसेज ले रहे हैं, आप सीए की सर्विसेज ले रहे हैं या होंगे, या तो सीएस की या सीएमए की, किसी की भी सर्विसेज आप ले रहे होंगे, या फिर आप वकील की सर्विसेज ले रहे होंगे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो वो क्या दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। तो वो भी किस लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप उनको पेमेंट दोगे उसके बदले, है ना, वो सर्विसेज दे रहा है, आप उनके बदले पेमेंट दोगे, तो वो क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे। देन आते हैं हम लोग कैपिटल में। Capital is a critical component of any business to run its daily operation and help its future growth. The capital for a business comes either from its owner or from outsider. अब देखिए कैपिटल क्या होती है, यहाँ पर देखिए पहले कैपिटल को मैं आपको सिंपल डिफिनेशन दे देता हूँ। कैपिटल क्या होता है, जब आपको इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जो अमाउंट आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करती है ना। अब ऐसा तो नहीं कि खाली पॉकेट चले गए, सोच लिया चलो आओ दो चार लोग मिलते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी ना। इवनली आपको, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस भी करना है तब भी आपको कुछ ना कुछ तो आपको अमाउंट लगाना ही पड़ेगा, है ना। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, जैसे आप लोग ने देखे होंगे काफ़ी सारे। तो जैसे कि अच्छा आपके आप लोगों के ज़माने में तो मैं यूट्यूब की भी बात कर सकता हूँ, यूट्यूब एक तरीके के ऑनलाइन बिजनेस ही है। तो अगर आप यूट्यूब भी स्टार्ट करो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल तो लगानी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ इनिशियल आपको अमाउंट तो लगाना पड़ेगा। फॉर सपोज आपको लैपटॉप लेना है या माइक लेना है ना, या फिर आपको कैमरा लेना है, तो ये सब चीज़ें क्या आप इनिशियली कैपिटल लगा रहे हो। तो इस पैसे को आप लगा रहे हो तो किस मकसद से लगा रहे हो, ताकि आपका बिजनेस को स्टार्ट हो और उसको थोड़ा सा पुश मिले, वो थोड़ा सा रनिंग की कैपेसिटी के अंदर आए। देन जब वो प्रॉफिट कमाने लगेगा तो आप अपना क्या करोगे, अपना जो कैपिटल लगाए हो वो अपना निकालना धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे प्रॉफिट के माध्यम से, है ना, ऐसे कैपिटल निकालने लगोगे। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल एक ओनर का क्लेम होता है बिजनेस से होता है, ठीक है, बिजनेस से ओनर का क्लेम होता है। तो चलिए अब इसमें किस बात कैपिटल की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन कौन से होते थे। एक तो कैपिटल आपको मैंने बता दिया कि कैपिटल होता क्या है, जो कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने और ग्रो करने में मदद करता है ना। अब बिजनेस कौन कैपिटल किस किस प्रकार की होती है ये इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे लास्ट लाइन में शेयर दिए हुए हैं, डिबेंचर दिए हुए हैं और बॉन्ड दिए हुए हैं। सर ये कौन सी कैपिटल है, देखिए ये कैपिटल ऐसी होती है, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें ट्रेडिंग होती है। और जैसे कि टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी को बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास लोन लेने नहीं जाएगी। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको विश्वास है कि टाटा कंपनी बहुत आगे ग्रोथ करती है, बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, तो उसने क्या किया कि अपना एक प्रोडक्ट जो उसका खुद का कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, पॉपुलर प्रोडक्ट होगा, उसके वो शेयर इशू कर देगी कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन शेयर को खरीदें। जब वो खरीदेंगे यानी कि वो कुछ पैसा कंपनी को देंगे, ये उस पैसे को बिजनेस की ग्रोथ में लगा देंगे। समझ रहे हैं। इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर को फ़ायदा ये होगा कि कंपनी ग्रोथ करेगी तो उनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जिससे उनको फ़ायदा होगा। कंपनी और जो बिजनेस है उसको क्या फ़ायदा है, बिजनेस को फ़ायदा ये है कि उनको इनिशियली कैपिटल मिल रही है इन्वेस्टर के माध्यम से, उसको वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो एट द एंड समझ में क्या आ रहा है कि जो भी कैपिटल का नाम आ रहा है वो बिजनेस को ग्रोथ, बिजनेस को स्टार्ट इन सब करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये डिबेंचर और बॉन्ड थोड़ा सा मतलब हटा हुआ कॉन्सेप्ट है। हटा हुआ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, तो अभी इसमें अगर हम समझाने बैठेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट वे में बता दूँ तो डिबेंचर ऐसा होता है कि जब कंपनी, जैसे कि यहाँ तो शेयर इशू करने की बात होगी, डिबेंचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी क्या करती है कि आपको लिख करके दे देती है कि आप हमको इतना पैसा देंगे तो हम आपको इतने परसेंट आपको ऐड करके आपको 2-3 सालों के अंदर आपको वापस कर देंगे। एक तरीके से बस इतना सा आप समझो कि इतना ही सही डिबेंचर का सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कंपनी का पैसा डूबता है, कंपनी लॉस में चली जाती है, घाटे में हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उससे मतलब नहीं। डिबेंचर में जो परसेंटेज लिख दिया गया उतने परसेंटेज पे आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। शेयर में तो ये होता है कंपनी ग्रो करेगी तभी आपको फ़ायदा होगा, लॉस पे जाएगी तो आपको फ़ायदा नहीं नुकसान हो जाएगा, है ना। डिबेंचर में बट ये नहीं होता है। तो डिबेंचर और बॉन्ड्स में यही चीज़ होती है, ठीक है। तो अब आते हैं नई चीज़ में, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, वो है हमारा ड्राइंग्स। अच्छा ये ड्राइंग्स में थोड़ा सा कंफ्यूज आ रही था कि सर ड्राइंग तो हमारा वो चित्रकारी भी तो होती, लेकिन उसकी ड्राइंग की स्पेलिंग में एस नहीं लगा होता है, इसकी स्पेलिंग में एस लगा होता है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, वो ड्राइंग है, ये ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग ड्राइंग्स की बात करते हैं तो क्या है, देखिए जैसे मैंने भी आपको कैपिटल के बारे में बताया कि इसमें ओनर का क्लेम होता है टूवर्ड्स द बिजनेस, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है तो उसको पैसा वापस कमाना भी है, उसी पैसे से अपनी कैपिटल को उसको रिकवर भी करना है ना। तो वो क्या करता है, वो ड्राइंग के माध्यम से भी रिकवर कर रहा होता है या फिर वो प्रॉफिट के माध्यम से रिकवर कर रहा होता है। ड्राइंग्स के माध्यम से सर कैसे,
सर ऐसे है जैसे कि वो बिजनेस कर रहा है अपना, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पेन का बिजनेस करता है, पेन खरीद के बेचता है वो, ठीक है। तो अब हुआ ये कि पेन खरीद के जब वो बेचता है तो उसके जो बच्चे हैं दो, उसके मान लीजिए 10 बच्चे हैं, है ना, वो उसके 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों ने क्या कहा कि सर हम पापा हमको पेन चाहिए, पेन चाहिए। तो उन्होंने बोला पेन बाहर से क्या खरीदोगे, हमारी तो खुद की कंपनी है, हम वहीं से अपना पेन निकाल लेते हैं। तो वो अपने बिजनेस से 10 पेन ले आता है और 10 अपने बच्चों को एक एक पेन दे देता है, ठीक है। जब अपने बच्चों को एक एक पेन दे देता है तो वो बिजनेस से 10 पेन ला करके वो अपने पर्सनल खर्चों, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 10 पेन ले आ रहा है बच्चों के लिए, उसके बच्चे, वो सारे खर्चे क्या हो गए, पर्सनल हो गए, तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो वो जो 10 पेन निकाल रहा है तो यानी कि वो अपने बिजनेस से निकाल रहा है, समझ रहे हो, अपने बिजनेस से निकाल रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब अपने जो उसने कैपिटल लगाई थी उसके बदले उसने 10 पेन का पैसा निकाल लिया, तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो अपने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन से थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकाल रहा है। तो चलिए पहले एक रीड मारते हैं, कहीं समझ में नहीं आता तो फिर से समझाते हैं, ओके। ड्राइंग्स रिफर टू द विड्रॉल मेड बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, देखिए यहाँ पर नाम आ गया पर्सनल यूज, है ना। इट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल से ही डिडक्ट होता जा रहा है ये अमाउंट, इन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट अभी आगे चल के कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको वहाँ पर समझना होगा, ठीक है। तो लायबिलिटी फिलहाल अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड आपका लायबिलिटी साइड आता है, उस टाइम उस जगह ही पर कैपिटल होता है, ठीक है। तो जितना भी कैपिटल ओनर का होता है तो उसने जितनी भी ड्राइंग्स की होती है, मतलब उसने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए कुछ अमाउंट निकाला होता है बिजनेस से, तो वो उसकी कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। एकदम हल्के से समझ रहे हो ना, बिल्कुल कोई भारी वजनदार आपको डालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कुछ पैसा लगाया। आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाओ तो आपका मेन मोटिव क्या होगा कि बिजनेस जब प्रॉफिट कमाएगा तो हम अपना कैपिटल का पैसा रिकवर करेंगे, देन अपना प्रॉफिट कमाते रहेंगे, यही तो मेन चीज़ होगी। लेकिन अभी आप जब अपने पर्सनल खर्चे कर रहे हो तो एक तरीके से आप बिजनेस से कुछ कमा रहे हो तभी तो कुछ खर्चे कर रहे होगे, है ना। तो जो खर्चे आप कर रहे हो यानी कि वो आपके एक तरीके से कैपिटल को ही डिटेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे तो कैपिटल के पैसा रिकवर करोगे या फिर आप अपना ऐसे ही धीरे धीरे सामान निकालते रहोगे, तो एक तरीके से वो जो आप खर्चे करते जा रहे हो पर्सनल, वो एक तरीके से कैपिटल को ही तो रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर तब भी कोई डाउट होता तो कमेंट करना, हम तो आप लोगों के लिए हैं ही, ओके। तो चलिए समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं नेक्स्ट में, लाइबिलिटीज़ के बारे में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही टॉप लेवल की चीज़, ये आप लोग को इसमें बिल्कुल ध्यान देना है, लाइबिलिटीज़ नॉन करेंट करेंट, एकदम मतलब बता नहीं सकते कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो उसके चांसेस 10% होंगे, मुश्किल से 90% चांसेस रहेंगे कि नॉन करेंट करेंट एसेट या लाइबिलिटीज़ के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सबको पता है, टीचर को भी पता है कि इसमें बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो कहीं ना कहीं वो गलत करता है। लेकिन अभी इस वीडियो में आप जब ये सुनने वाले हैं तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और बिल्कुल ढंग से सुनना है, ठीक है। अगर तब भी आपको लगता है कि आप भूल सकते हो तो इसको कहीं नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। देखिए, तो पहले लायबिलिटीज़ का तो मतलब समझ लेते हैं। लायबिलिटीज़ का मतलब, आई होप आप समझते हो कि लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस जब स्टार्ट, अपना बिजनेस जब आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो अब आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में आपको किसी से पैसा लेना भी होगा और किसी को पैसा देना भी होगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना समझिए, किसी को पैसा आपको देना भी होगा तो किसी को पैसा लेना भी होगा। सर देना होगा मतलब आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करोगे, भले वो 1 या 2 हो या 3 या 4 हो या फिर 30 या 40 हो, उनको सैलरी तो देनी होगी ना, तो एक तरीके से वो क्या है, वो एक तरीके से आपके ऊपर लायबिलिटी है ना। अच्छा सर, और सर क्या लायबिलिटी होगी, आप अपने बिजनेस को रन कराने के लिए जो आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं या फिर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको भी तो आपको पैसा देना है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो उनको पेमेंट करनी, तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो लायबिलिटीज़ को उसे पे करना है। ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज़ में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही मेन एक ही चीज़ होती है, ऑब्लिगेशन माने भी एक लायबिलिटी ही होती है, आपके ऊपर दायित्व है कि आपको इसको पैसा देना है, तो ये लायबिलिटीज़ होती है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ओके। अब लायबिलिटीज़ भी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई नॉन करेंट और एक हो गई करंट। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं करंट, करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको, जिसको आपको पेमेंट करना है उसको आपको साल भर के अंदर पेमेंट करना है, वो हमारी कौन सी हो गई, वो हमारी हो गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी, पहले हम लोग करंट लायबिलिटी को समझते हैं फिर नॉन करंट लायबिलिटी को समझते हैं। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि, अच्छा आपको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ज़रा सा बना लेता हूँ। देखिए जैसे कि ये एक टाइमलाइन जा रही है, ओके।
ये आपकी एक टाइमलाइन जा रही है और एक ये टाइमलाइन आपकी जा रही है, ठीक है। अब आपको देखना है ये 2021 है एंड ये 2000 आपका 22 है और ये है आपका 2023, ठीक है। ये आपका एक साल और ये आपका दूसरा साल, ओके। तो करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ये हो गया कि जो 2021 से, जैसे कि मान लेते हैं हमारा बिजनेस 2021 स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2021 स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 2021 से 2022 तक, मतलब अभी हम लोग ना इस जर बीच में, अभी हम लोग यहाँ बीच में हैं, मतलब अभी हम लोग इस जगह हैं, ये हम लोग का फ्यूचर है, ठीक है। ये हम लोग अभी प्रेजेंट में यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हम लोग प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा कि आपको जो भी लायबिलिटीज़ देनी है, जो भी आपको पेमेंट किसी क्रेडिटर को देनी है, फिर आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग देनी है, या फिर आपको कोई भी तरीके के ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर जो आपको पे ऑफ करना है, वो आपको साल भर के अंदर करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, मतलब साल भर हो सकता है 13 महीने या 14 महीने, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा सर ऐसा क्यों है कि हमको साल भर में ही पेमेंट करनी है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करनी है? अच्छा आप एक चीज़ आप बताइए, आप अभी जा करके अपने दोस्त से, ठीक है, अपने दोस्त से आप कुछ पैसे उधार लेते हो, तो अभी आप उससे क्या कहोगे कि हम आपको पैसे कितने दिन में दे देंगे? 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, महीने भर में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे। अब क्या आप उनसे ये कहोगे कि 4 साल बाद देंगे, 3 साल 2 साल बाद देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उसको लिमिटेड टाइम ही दोगे। तो वैसे ही बिजनेस में होता है। आप बिजनेस में, जब आप बिजनेस में डीलिंग कर रहे हो, तो आप जो भी गुड्स खरीदोगे तो उसके लिए पेमेंट का क्या ऑप्शन क्या होगा कि आपको पेमेंट 7 दिन में हम दे देंगे, है ना, 15 दिन में दे देंगे, या टू द मैक्सिमम महीना भर, या फिर टू द मैक्सिमम 6 मंथ, या फिर एक साल। इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं रुकती है ना। बिजनेस में आप भी समझ रहे होगे, एकदम कॉमन सेंस इसमें इसमें कुछ भी इन डेप्थ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दोगे तो आप हर मंथ दोगे। बहुत ज़्यादा अगर आप पेमेंट किसी माध्यम से नहीं भी कर पा रहे हो, किसी वजह से, किसी रीज़न के थ्रू, तो आप दूसरे तीसरे महीने तो उसको पेमेंट कर ही दोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप आज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 1-2 साल बाद दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है कि करंट करंट माने जो अभी चल रहा है, यानी कि साल भर तक आपको जितनी लायबिलिटी देनी होगी वो सारी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। उसमें मैंने 1-2 लायबिलिटीज़ आपको बता भी दी, जैसे कि हमारी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी हो गई, वो आपको देनी होती है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। और आपकी जैसे कि बिल्स पेबल वगैरह होते हैं, है ना, वो भी आपको देने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, आउटस्टैंडिंग जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस वगैरह हो गए, वो भी आपको करंट के अंदर ही देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा करंट का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। अच्छा अब आप ना खुद दिमाग लगाइए, करंट का मतलब है कि साल भर तक आपको पेमेंट दे देनी है ना। समझ में भी आ रहा है कौन कौन सी पेमेंटें दे देनी है। तो अब नॉन करंट का मतलब क्या होगा? नॉन करंट का मतलब क्या होना चाहिए कि सर साल भर से बाद पेमेंटें देनी है, मतलब 2-3 साल बाद पेमेंट देनी है, फ्यूचर में पेमेंट देनी है, लगभग एक साल बाद तो पेमेंट देनी ही देनी, एक साल के पहले पेमेंट नहीं देनी, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपको इन फ्यूचर देना है ना। तो जब आपको लंबे समय तक बाद में, लंबे समय के बाद आपको पेमेंट देना है, तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटीज़ हो गई? वो हमारी हो गई नॉन करेंट। करेंट माने मतलब अभी प्रेजेंट, और नॉन करेंट माने आपका जो प्रेजेंट नहीं है ना। यहाँ पर मैं पी बना देता हूँ और यहाँ पर नॉन पी, है ना। नॉन प्रेजेंट मतलब अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, आपको फ्यूचर में कहीं जा करके देना होगा, कभी जा करके फ्यूचर में कोई डेट होगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका 2021 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अभी आप यहाँ पर हो 2022 तक, तो ये आपका कहाँ पर गिना जा रहा है? ये आपका गिना जा रहा है करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। और ये आपका गिना जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। क्या यहाँ 2023 हो, 24 हो, या फिर 25 हो, मतलब कितना भी आगे हो, जब फ्यूचर में कहीं भी आपको देनी है, तो वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी हो गई नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको एक बार रीड मारते हैं, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कोई भी आपको शर्म नहीं करनी, फटाफट पूछ लेना है। करंट लायबिलिटीज आर द अमाउंट, एक बार रुको, करंट लायबिलिटीज आर द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस दैट हैज टू बी पेड बैक विद इन 12 months, ओके। Non-current liabilities are the long-term obligations of a company that are not due for payment before a year। एक साल से कम तो देना ही नहीं है, उसके बाद देना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नॉन करंट लायबिलिटीज 2022 के बाद हो गई, करंट लायबिलिटीज 2000 पहले की थी, है ना, 2021 से 22 तक की थी। तो आप समझ गए होगे, ठीक है। अब आते हैं इसी में एसेट के अंदर, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के अंदर, है ना।
तो अब बिल्कुल भी अब आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब मतलब अब तो फ़िलहाल आपने 70% ख़त्म ही कर दिया, अब मतलब 30% लगभग कुछ बचा हुआ है, अब आप इसको समझ लो कि वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लायबिलिटीज़ की बात हो रही थी, एसेट क्या माने क्या होता है? सर एसेट माने क्या होता है कि जो चीज़ हमारे बिज़नेस के पास है ना? जो चीज़ हमारे बिज़नेस के पास है, जो चीज़ मेरे पास है, वो हमारी एसेट हो गई। ये आपका ये कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये आपका सही भी है, लेकिन ये सही नहीं भी है। आधा सही है, आधा गलत है। आधा गलत क्या है कि हर चीज़ आपके पास जो है ज़रूरी नहीं कि वो एसेट है। फॉर सपोज़ बहुत ही इन डेप्थ चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कोई टीचर इस चीज़ हो सकता है क्या है कि टीचर आपको स्कूल में ये चीज़ नहीं बताने वाले हैं। ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। देखिए, आपको भी अपनी थोड़ा-सा टाइम ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं हम, ठीक है? फिलहाल हम लोग तो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, ऐसा लगता है लाइव आप हमारे साथ ही बैठे हुए हो, ओके? आपने कार खरीदी, ठीक है? एक आपने कार खरीदी है अपने लिए, ठीक है? एक आपने कार खरीदी है, ठीक है? और उसी समय आपने क्या किया है, कार खरीदी है, उसके उसी समय आपने एक बिल्डिंग भी खरीद ली है, उसी समय, ठीक है? उसी के बराबर। हाँ, तो आपने एक कार खरीदी है और तो आपने एक कार खरीदी हुई है और एक उसी समय पे आपने क्या खरीदी हुई है, एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, ठीक है? अब आप मेरे को एक चीज़ बताना, ठीक है? कार खरीदी हुई है और बिल्डिंग खरीदी हुई है। कार आपने खरीदी है, सपोज़ कर लेते हैं कि 5 लाख की कार खरीदी है और बिल्डिंग खरीदी है आपने 50 लाख की, ठीक है? 50 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी है और 5 लाख की आपने कार खरीदी है। ठीक 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? 6 महीने के बाद मैं आपसे मिला, तो आपसे मैंने पूछा कि अभी आपने रिसेंटली कौन-सी एसेट खरीदी है? तो आप हमको क्या जवाब दोगे? आपने कार खरीदी या फिर बिल्डिंग खरीदी है? सर हम जवाब देंगे कि हमने 2 एसेट खरीदी हैं, पहली कार, दूसरी बिल्डिंग। कार 5 लाख की और बिल्डिंग 50 लाख की, है ना? यही कहोगे ना? लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये आप गलत कह रहे हो। कार आपकी एसेट नहीं हुई। सर ये क्या कैसे कह सकते हैं आपने? 5 लाख रुपए हमने कैश दिए, वो तो एक तरीके से हमारे पास एसेट है। देखिए एसेट के लिए क्या होता है कि एसेट वो चीज़ होती है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, बेनिफिट देती है। लेकिन क्या कार आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है? वो तो आपकी खाली सेंसेस को सैटिस्फाई कर रही है और वो क्या कर रही है? अच्छा आप बताइए 5 लाख की आपने कार खरीदी, आपने जिस दिन कार खरीद के लाया उसकी क्या 5 लाख वैल्यू बची? नहीं, वो उसी दिन 4 सवा 4 लाख की कुछ बची होगी। अब 6 महीने बाद की मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू बची होगी यही कुछ 3 साढ़े 3 लाख रुपए की। जिसमें भी आप पेट्रोल भी भराते हैं, उसका सर्विसेज़ भी करवाते हैं, तो एक तरीके से वो आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। आपको उसको पेमेंट करनी है, आप उसमें पेट्रोल में खर्चा कर रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो। उसके साथ उसकी वैल्यू भी डाउन होती जा रही है कार में, है ना? क्योंकि उसकी वैल्यू कैसे डाउन हो रही है सर, वो डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें लग रहा है, ठीक है? वो क्वालिटी नहीं बच रही है ना? न्यू-न्यू मॉडल आते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो मॉडल ओल्ड होता जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा-सा उसकी कीमत भी डाउन होती जा रही है। पर इसी केस की अगर हम बात करें बिल्डिंग के साथ, तो क्या बिल्डिंग 50 लाख की बची 6 महीने के बाद? नहीं। वो 50 लाख की एक 51 लाख की भी हो सकता है या 52 लाख की भी हो सकती है या हो सकता है 50,25,000 भी हो सकता है। 50 लाख 25,000 भी हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्डिंग 50 लाख से 40 लाख हो गई, क्योंकि बिल्डिंग तो एसेट है, वो हमारी फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो हमको बढ़ा करके रेट देगी।
इसलिए मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको एसेट के प्रति जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो थोड़े से क्लियर हो सकें। तो एसेट वो चीज़ होती है, अब आप कोई भी चीज़ को कंपेयर करना है तो आप बस इतना सोचना कि क्या वो चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में बेनिफिट देगी तभी वो चीज़ आपकी एसेट्स है, अन्यथा वो आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट होगी अगर वो पैसे खर्च करवा रही है आपकी, ठीक है। तो कार हम लोग की एसेट नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है इस बारे में। ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं नॉन करंट और करंट एसेट की। देखिए अभी मैंने नॉन करंट आपको बताया था कि करंट माने होता है हमारा 1 साल के अंदर का पीरियड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग ने इस पर डिस्कस किया, 2021 से 2022 हमारा करंट पीरियड था। तो अब 2021 से 2022 तक, अब अच्छा एसेट्स के अंदर आता क्या क्या है सर? एसेट के अंदर आता है कि आपको किससे पेमेंट लेनी है, किससे किससे आपको पैसा लेना है, चाहे वो डेटा के थ्रू हो या फिर आपको बैंक से इंटरेस्ट लेना हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, है ना, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एक एसेट्स कहलाती है, ठीक है। तो जो आपको 1 साल के अंदर आपको जो भी पेमेंटें रिसीव करनी है ना, पेमेंट टू बी रिसीव विद इन अ ईयर, है ना, तो वो आपकी करंट एसेट हो गई। एंड पेमेंट टू बी रिसीव आफ्टर अ ईयर, देन इट इज कंसीडर एज नॉन करंट एसेट। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट होता है। तो आई होप आप समझ गए होगे नॉन करंट और करंट के पीछे। नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, करंट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है, 1 साल के अंदर की बात नहीं हो रही, जो फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि नॉन करंट के अंदर हमारी एसेट आ गई, जैसे कि बिल्डिंग आ गई, मशीन आ गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, जैसे कि अपने बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, ये आपकी कौन सी एसेट है, ये आपकी नॉन करंट एसेट है, ये आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देने वाली है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर अच्छा क्या हो सकता है, करंट एसेट के अंदर आपका हो सकता है कैसे हो सकता है आपका जैसे कि करंट एसेट के अंदर आपका हो सकता है, जैसे कि आपने कैलकुलेटर खरीद रखा है ना, कंपनी में आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा 1 साल तक लगभग चलता है ना, 1 साल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट 1.5 साल तक चलता होगा, लेकिन एवरेज लाइफ मैं मान के चलता हूँ 1 साल ही तक जो चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है। या फिर आपने मतलब जो है कोई भी मशीन ऐसी इक्विपमेंट मशीन ऐसा कोई मतलब कोई इक्विपमेंट खरीद रखा है जो कि मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई। आपको बस उस चीज़ को कोई भी चीज़ हो, अभी मेरे को इतनी याद तो नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब भी आप ऐसे आइटम्स को देखना तो बस आपको इतना सोचना है कि क्या ये आइटम लंबे समय तक चलने वाला है या शॉर्ट समय के लिए चलने वाला है, ठीक है। बस अगर वो लंबे समय तक के लिए चलने वाला है तो वो आपका नॉन करंट हो गया, और जो शॉर्ट समय के लिए चलने वाला है वो आपका करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको रीड मारते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। करंट एसेट आर द एसेट दैट अ फर्म कैन लिक्विडेट विद इन 12 मंथ्स, है ना। नॉन करंट एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस दैट दे कैन नॉट लिक्विडेट विद इन अ ईयर। दे कैन नॉट लिक्विडेट विद इन अ ईयर, व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि ये 1 साल बाद लिक्विडेट होने वाला है ना, 1 साल बाद यानी फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, जहाँ पर टेंजिबल और इंटेंजिबल की हम लोग बात कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है कि देखिए एसेट का भी हम लोग ने मतलब समझ लिया है। अब यहाँ पर बोला फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, तो एक बारी पहले इसको रीड मारते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट of a business that have a physical existence. Intangible fixed assets are the long-term investments made by a company that does not have a physical existence. तो पहले हम लोग यहाँ से इसको इतना रीड करते हैं, देन उसको दूसरा करें। क्या बोल रहा है सर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल का पहले मतलब समझ लेते हैं, सिर्फ इतना सा पहले मतलब समझते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपको सामने दिख रही है एंड वो आपके, क्योंकि यहाँ पर एसेट की बात हो रही है, तो जो चीज़ आपके सामने दिख रही है एंड वो आपको बेनिफिट दे रही है बिजनेस के लिए, तो वो आपकी टेंजिबल एसेट हो गई। इनटेंजिबल जो आपको दिख नहीं रही है, किसी को नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं है ना, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगी, और फ्यूचर बेनिफिट प्रेजेंट बेनिफिट दोनों दे रही है। क्या है ये आपकी, ये आपकी इंटेंजिबल है, मतलब प्रेजेंट करंट में भी आपको बेनिफिट दे रही है एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर तक बेनिफिट देती रहेगी, वो आपकी क्या हो गई, इंटेंजिबल हो गई। इंटेंजिबल हो गई जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो भी उसको आप देख सकते हो कि वो प्रेजेंट में भी आपको बेनिफिट दे रही है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रही है, कंसीडर करेंगे इसको एसेट से। अगर कोई चीज़ सिर्फ प्रेजेंट में ही बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दे रही है, देन इट इज कंसीडर एज करेंट, करंट एसेट, है ना। और नॉन करंट एसेट क्या हो गई, जो हमको अभी भी बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी, या फिर आगे चल के फ्यूचर में ही बेनिफिट देने वाली है ना। जहाँ पर फ्यूचर की बात लग जाए बस वो नॉन करंट हो गया, ठीक है, जहाँ फ्यूचर की बात लग जाए वो नॉन करंट हो गया हमारा।
ठीक है, तो ये हो गया। इंटेंजिबल में अच्छा हमारे कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जैसे गुडविल होता है ना, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। अभी पेटेंट कॉपीराइट अभी मैं नहीं समझाऊँगा, आप आगे चलेंगे जैसे-जैसे वैसे आपको कहीं न कहीं आपको लर्निंग के लिए मिल जाएगा पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में। पेटेंट माने एक तरीके से ट्रेडमार्क होता है ना? अब जैसे कि गुडविल है, गुडविल का क्या रोल होता है आपको समझ में आता होगा। गुडविल का सीधा-सा रोल ये होता है कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ही हद तक उसका हाथ होता है। सर कैसे हाथ तक हाथ होता है कि आप एक शॉप में गए, आपने बोला कि हमको 2 नमक के पैकेट चाहिए, 1 नमक का पैकेट चाहिए, तो आपको शॉपकीपर ने एक जगह रखा टाटा नमक, एक जगह रखा लोकल नमक। तो आप टाटा नमक खरीदेंगे या लोकल नमक खरीदेंगे? दोनों के जो प्राइस है वो सेम है। सर आप टाटा ही खरीदेंगे ना, टाटा ही खरीदेंगे हम लोग। क्यों खरीद रहे हैं टाटा? क्योंकि उसकी एक बिजनेस की वैल्यू बनी हुई है मार्केट के अंदर कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना? तो आप टाटा को कंसीडर करोगे। तो ये जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या इसको आप देख सकते हो, ये जो हम लोग वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें असलियत में दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये गुडविल है। बस आपको इतना पता है कि लोग इसको खरीद रहे हैं, लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को आप तरीके से देख सकते हो क्या? ये सब चीज़ें तो आप सुन रहे हो ना, इसकी फिज़िकल एक्जिस्टेंस कुछ नहीं। तो इसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ये गुडविल हो गई हमारी, ठीक है? तो ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ गए। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी दैट डज़ नॉट हैव अ फिजिकल एक्जिस्टेंस, ठीक है? और टेंजिबल में क्या हो गया, बस टेंजिबल में ऐसे ही कंसीडर हो गया कि ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जो आपको मतलब जो है बेनिफिट देने वाली है लंबे समय तक और प्रेजेंट में भी बेनिफिट दे रही है, यानी इसको कंसीडर करेंगे नॉन करेंट। एंड वो जो हमारी एसेट्स है वो हम उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस की नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम लोग समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें इसमें दिया हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है, किसी में पैसा लगा दिया, उसमें आपको अभी भी इंटरेस्ट मिल रहा है एंड देन आपको फ्यूचर में भी इंटरेस्ट मिल रहा है और प्लस उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे भी मैंने बिल्डिंग के केस में आपको बताया था, है ना? तो ये चीज़ होती है हमारी फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको करंट और नॉन करंट के बारे में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इन वोकैब में इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, पक्का कोई ना कोई जरा इससे तो फंसना ही है, ठीक है? तो वो आपको मैंने एक तरह मक्खन मार के आपको बढ़िया से समझा बताया था, अब इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहले तो समझ लेते हैं कैपिटल और रेवेन्यू। देखिए कैपिटल के बारे में तो मैं आपको भी बता ही चुका हूँ, है ना? अब एक बार ये रेवेन्यू के बारे में बता देता हूँ। सर रेवेन्यू का माने क्या होता है? सर रेवेन्यू के माने हम लोग ये समझते हैं कि आपने जो है बिजनेस किया, उससे आपने पैसा कमाया, वो हमारा रेवेन्यू हो गया, है ना? यही ना? लेकिन ये भी आपका आधा सही है और आधा गलत है। आधा सही है, आधा गलत है। कैसे सही है, आधा गलत है, तो वो अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए रेवेन्यू के क्या मतलब होता है कि आपने ऑपरेशन में, जब बिजनेस के ऑपरेशन से जो आपने इनकम कमाई है, जो आपने इनकम जनरेट करी बिजनेस के ऑपरेशन से, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। यानी कि इनकम और रेवेन्यू में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर अभी लिख दें इनकम और रेवेन्यू, तो ये दोनों ही सेम चीज़ है, किसी में कोई डिफरेंट नहीं है। आप इनकम यूज़ करो या रेवेन्यू का वर्ड यूज़ करो, दोनों ही एक शब्द है, ठीक है? तो अब क्या है कि आपने अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने क्या किया है कि आप ना पेन का बिज़नेस करते हो, तो आपने पेन खरीदा एक ₹5 का। ₹5 का आपने पेन लिया और इसको अपनी कंपनी में लाने के बाद इसको दूसरी जगह सेल कर दिया आपने ₹8 का। ₹8 का पेन सेल कर दिया। सपोज़ कर लेते हैं कि आपने 10 पेन खरीदे थे ₹5 के और आपने ₹8 के हिसाब से 10 पेन सेल कर दिए। तो आपका टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम कितनी हुई? सर टोटल अंकल हमारी हुई 10 इंटू 8 यानी कि ₹80 की टोटल इनकम आपकी हुई नेट, है ना? इसी को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही हम लोग बोलेंगे आपका रेवेन्यू, ठीक है? ये हमारा हो गया रेवेन्यू, ठीक है? अब सर ये तो हमारा रेवेन्यू हो गया, तो अब और आगे इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू हो गया, अब इसके आगे क्या? अब देखिए इस ₹80 का जो आपने रेवेन्यू कमाया, क्या ये आपका बिल्कुल नेट प्रॉफिट है? ये क्या पूरी तरीके से प्रॉफिट है? सर नहीं, पूरी तरीके से प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ₹5 के पेन भी तो खरीदे हैं, तो इधर भी तो हमने कुछ पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है? हम लोग ने इधर पेमेंट करी है 10 पेन इंटू ₹5 ईच, है ना? ₹5 ईच आपने पेमेंट करी, यानी कि टोटल कितनी पेमेंट करी आपने? ₹50 की आपने टोटल पेमेंट करी है। तो 80 से माइनस हम 50 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ₹30। ये हमारा हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। मतलब ये हमको सूखा-सूखा प्रॉफिट बचा है अपने पेन के बिज़नेस से। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट।
ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट, है ना, ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। एंड ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट नहीं, नहीं बाबा, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू और इनकम एक चीज़ है, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट कब हुआ, जब आपने उससे कॉस्ट हटा दी। आपने जो पैसा कमाया, कंपनी लोगों से पैसा जो लिया, उससे आपने उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो अब था वो आपने सब घटा दिया, फिर जो आपके पास बचा सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद देन वो आपका कंसीडर हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये रेवेन्यू समझाने में थोड़ा सा टाइम चला गया, लेकिन आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आती है बात भाई एक्सपेंडिचर की। कैपिटल देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंस बोलते हैं एक्सपेंडिचर को। ठीक है, एक्सपेंस करते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या है सर, हमने बिजनेस के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना कहीं छोटे मोटे एक्सपेंस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक्सपेंस नहीं करोगे तो कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, क्या सिर्फ इनकम कमाओगे, क्या कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस आपको करना ही पड़ेगा। तो वो होते हैं। अब इस एक्सपेंस को बिजनेस के फॉर्म में थोड़ा दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अच्छा सर, कौन कौन सी दो कैटेगरी, एक कैपिटल कैटेगरी में बांट दिया गया, एक रेवेन्यू कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे मैंने बात करी थी अभी ऊपर, एसेट और लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया गया था, करंट और नॉन करंट। करंट माने जो साल भर के अंदर है, और नॉन करंट यानी कि जो साल भर के बाहर है, फ्यूचर में। ठीक है, तो वही एक्सपेंस में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा सर, अब ये सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो पहले ना हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, छोटा एक्सपेंडिचर। छोटा एक्सपेंडिचर माने ये आपकी एक टाइमलाइन है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक टाइमलाइन बनाई थी ना, एक यहाँ पर फिर से मैं टाइमलाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका 2021 और ये आपका 2022 एंड 2023 आप यहाँ फॉलो करते हैं। तो आप 2021 में बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर के जितना भी 2022 तक आपका बिजनेस चला, इसके बीच में आपने जितने भी एक्सपेंस किए, ये सारे कंसिडर किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कंसिडर किए जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड 2022 2021 से लेकर के, ठीक है, 2022 23 और अभी तक चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में जो भी आपके एक्सपेंस होने वाले हैं वो आपका कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं हल्की सी लाइन बना देता हूँ। ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, और ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हो कि जैसे कि मैंने बात की थी ना नॉन करेंट की, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल कर गया, एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल हो गया। मतलब कैपिटल जैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब उसमें कैसा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि उसमें भी बात हो रही थी कि एक साल के बाद वाले खर्चे, एक साल के बाद वाली इनकम, एक साल के बाद वाले फायदे, एक साल के बाद वाली ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि एक साल के अभी जो खर्चे करो वो आपको साल भर बाद बेनिफिट देने वाले हैं, साल भर बाद, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। जो साल भर के अंदर आपको बेनिफिट देने वाले हैं वो आपके हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर बेनिफिट का मतलब सर एक बार ही बता दीजिए क्या चीज़ है। बेनिफिट का मतलब ये है कि आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, तो उसके उसके पीछे का आपका रीज़न क्या है। जैसे कि आपको मतलब आप अपने स्कूल से निकले तो आपने सोचा कि हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, वो कुछ खा लेते हैं, तो आप गए आपने मैगी खाई जा कर के बाहर, है ना, बाहर की स्टॉल स्टॉल से आपने मैगी खाई। तो आपने जब मैगी खाई तो आपने एक्सपेंस करने के पीछे आपका रीज़न क्या था, एक्सपेंस करने के पीछे सर रीज़न था कि अपनी भूख को मिटाना। तो एक तरीके से आपने अपने खुद के फ़ायदे के लिए एक्सपेंस किया ना, तो खुद का फ़ायदा इसके अंदर बीच में आया कि नहीं आया। हाँ, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस की, तो बिजनेस के फ़ायदे के लिए हम लोग जो एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही तो दे रहा है, दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे कि फॉर सपोज आप कर लेते हैं कि आपको, क्योंकि आपको गाड़ी से अपने सॉरी अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको किसी व्हीकल की ज़रूरत थी, तो आपने व्हीकल खरीदी, तो आपने व्हीकल इनिशियली खरीदी तो उसके ऊपर आपने एक्सपेंस किया, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है कि आपकी टाइम सेविंग हुआ। आप बाहर जा कर के किसी लोडर वाले को पकड़ के ला रहे थे पहले कि आओ भैया हमारा माल को आप वहाँ से वहाँ तक पहुँचा दो, गुड्स को वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दो, समय जा रहा था। आपने सोचा अपना ही एक व्हीकल खरीद लेते हैं, एक एक्सपेंस होगा लेकिन हमको हमेशा के लिए काम करेगा, तो वो व्हीकल क्या हो गया, वो व्हीकल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉल कर गया, क्योंकि वो हमको लंबे समय तक का बेनिफिट देने वाला है। अच्छा सर, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी एक एग्जांपल दे दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ एक।
जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपका एग्जांपल ये हो गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो ताकि वो आपके बिज़नेस में काम करें, और वो जब वो काम करेंगे तो आपका बिज़नेस ग्रो होगा, है ना? यही चीज़ हो गई। तो वो आपको जो काम करके दे रहे हैं, तो आप उसको बदले आप उसको सैलरी दे रहे हो। तो ये आप उसको हर मंथली दे रहे होगे या फिर वीकली दे रहे होगे। मोस्टली मंथली दिया जाता है सबको सैलरी। तो मंथली जो भी सैलरी आप दे रहे हो, वो आपका क्या फ़ॉल हो रहा है? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फ़ॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या फॉलो हो रहा है कि आपने अभी खर्चा कर दिया, लेकिन आपको बेनिफिट आपको अभी से लेकर के फ्यूचर तक बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि आप अभी बेनिफिट अभी पैसा खर्च कर रहे हो, फिर अगले महीने खर्च करोगे, फिर अगले महीने खर्च करोगे, तो मतलब एक लंबी साइकिल चलती जा रही है। एक बारी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर कैपिटल के लिए सी बना देता हूँ, ऐसे समझना। कैपिटल के लिए आपने एक्सपेंस किया, यहाँ से यहाँ तक आपको लिया जाता है, ठीक है? ठीक है, ये इसे मान लीजिए लकीर है, ठीक है? ये 1 साल का पीरियड है, ये 2 साल का पीरियड है। आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए की एक व्हीकल खरीदी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक व्हीकल खरीद लिया आपने। तो ये आपको यहाँ तक बेनिफिट ही बेनिफिट देने वाली है ना? ऐसा तो नहीं कि अभी बेनिफिट देगी, लेकिन आपने खर्चे कब किए? सिर्फ 10 लाख रुपए आपने एक बार वन टाइम पेमेंट लगा दी। उसके बाद आपको ये फ्यूचर तक 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक आपको बराबर आपको जो है बेनिफिट देगी, ठीक है? लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं यार रेवेन्यू की, जैसे यहाँ रेवेन्यू के लिए हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू के केस में क्या होगा कि ये आपकी टाइम पीरियड की लाइन हो गई। आप आज सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि 10,000 रुपये, फिर आप 10,000 रुपये दोगे अगले महीने, फिर आप 10,000 दोगे अगले महीने, ऐसे करते 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 आप जो है 12 महीने तक पेमेंट करोगे, फिर अगले 12 महीने पेमेंट करोगे, तो आप हर महीने पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप रेकरिंग नेचर की बात कर रहे हो, तो जहाँ रेकरिंग नेचर की बात आ जाए, रेकरिंग नेचर सर क्या? रेकरिंग नेचर मतलब कि आप बराबर इंटरवल के थ्रू आप पेमेंट करते ही जा रहे हो। बेनिफिट मिला, पेमेंट करी, फिर बेनिफिट मिल लेना है, फिर आपने पेमेंट करी, तो ये आपकी साइकिल चलती जा रही। लेकिन कैपिटल में क्या है, एक बार ही खर्चा कर दिया, लंबे समय तक बेनिफिट मिलना है। मतलब समझ में आ गया आपको कि नहीं? लंबा अमाउंट हमने खर्च कर दिया एक बारी, और वो बहुत सारी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस के लिए हो सकती हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप वही सबसे हाईएस्ट अमाउंट आपने एक्सपेंस किया होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करता है। एक तो ये रटने वाला सिस्टम हो गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऐसे खर्चे जो आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देने वाले हैं, वन टाइम एक्सपेंस करने पे, वन टाइम एक्सपेंस करने पे आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देने वाले हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जिसको आप अभी बेनिफिट चाहिए, आपने पैसे खर्च किए, फिर बेनिफिट चाहिए, फिर पैसे खर्च किए, मतलब आप हर महीने खर्च कर रहे हो, हर 2 महीने में खर्च कर रहे हो, हर हफ्ते खर्च कर रहे हो, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मतलब आप हर इंटरवल में खर्च ही करते जा रहे हो उसके बराबर। तो ये आपके क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हो गए। तो जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट हो गया, रेंट भी आपको हर महीने देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको हर महीने देना है ना? इंटरेस्ट भी आपको हर महीने देना है अगर कोई लोन वगैरह दिया है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपको हमेशा खर्चे करते रहने हैं। बिल्डिंग के लिए जैसे बात करते हैं, बिल्डिंग आपने खरीदी 50 लाख की, तो क्या आप उसको अभी बेच एक 50 लाख खरीदने के बाद क्या आपको कुछ उसमें पैसा देना है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं देना है। तो वो 50 लाख की बिल्डिंग आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देने वाली है, आज से लेकर के फ्यूचर तक बेनिफिट ही देने वाली है। खर्चा कब किया हमने? एक बार ही खर्चा किया, बेनिफिट हमको हमेशा के लिए मिलने वाला है। तो आइए अब एक रीड मारते हैं इस डिफिनेशन को फटाफट से। A business incur capital expenditure to acquire asset for a long-term income generation. It also incurs revenue expenditure to run the day-to-day operation. जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरवल पे पेमेंट हो रही है, या तो वीकली हो रही है या मंथली हो रही है, यहाँ पर डे टू डे दिया हुआ है। तो आप समझ पा रहे हो, तो मैंने आपको समअप कर दिया कि एक साल के अंदर आप जितने भी खर्चे करते रहते हो छोटे मोटे बेनिफिट के लिए, साल भर के अंदर मतलब वो खर्चे करते रहते हो जिसका बेनिफिट आपको अभी करंट पीरियड के अंदर ही मिल जाना है। आपको फ्यूचर का कोई इंतजार नहीं करना, करंट में ही आपको मिलने है सब कुछ। वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल यानी पूंजी, बड़ा बड़ा हो गया कैपिटल माने, ठीक है? तो वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, और अभी भी बेनिफिट देना स्टार्ट कर देगा जब से आपने उसकी वन टाइम पेमेंट की होगी। वन टाइम एक्सपेंस यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंस। ओके, अब ये एक्सपेंस और इनकम तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। एक्सपेंस माने आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया जिसके लिए आपको बेनिफिट चाहिए, तो मैंने आपको कभी समझा दिया, तो एक बार बस रीड मार देते हैं इसको। एक्सपेंस इन अकाउंटिंग रिफर टू द कॉस्ट इनकर्ड और मनी द बिजनेस ओनर स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे मैंने बताया ना कि आपने कुछ एक्सपेंस किया तो आपको कुछ फायदा चाहिए उसके लिए। अब बिजनेस मस्ट कीप इट्स एक्सपेंस अंडर कंट्रोल टू जनरेट प्रॉफिट बोथ इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। भाई सीधी सी बात, अब ज़्यादा एक्सपेंस करने पे आप उतारू हो गए तो आपका बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमा पाएगा ना? तो आपको उतने एक्सपेंस करने हैं जो कि रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट नहीं, रेलिवेंट एक्सपेंस करने हैं। ऐसा नहीं कि रेलिवेंट एक्सपेंस कर रहे हो फ्यूचर ग्रोथ होगी, कुछ नहीं होगा। रेलिवेंट एक्सपेंस करोगे तभी तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यही चीज़ आपकी इनकम में भी हो गया। इनकम इज द रेवेन्यू दैट अ बिजनेस अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, इट्स गुड्स और सर्विसेज
इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइजेस एंड द फेलियर टू जनरेट रेवेन्यू कैन लीड टू शट डाउन ऑफ द। सीधी सी बात, आप अगर आप इनकम नहीं कमा पाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो आपका बिजनेस कुछ दिनों बाद शट डाउन हो जाएगा, है ना। और सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी आपको जो है इनकम कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा, एक ही चीज़ में इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात होती है जब गुड्स और सर्विसेज की, तो सर्विसेज के बीच आप लोग बीच में समझ नहीं पाते। सर्विसेज माने होता है कि कई सारे बिजनेस होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, वहाँ पर गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग नहीं चल रही है, वहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक आपका जो है एक ऑफिस है जहाँ पर आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आप अपना गुड्स सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले आप पेमेंट ले रहे हैं। तो एक तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद उसमें भी आप कुछ कॉस्ट घटाओगे, जैसे इंटरनेट आपका वाईफाई लगा होगा, उसकी कॉस्ट हो गई, कुछ इंप्लॉयज़ हो गए, उनकी कॉस्ट हो गई, सैलरी वगैरह, है ना। उसके बाद भी जो प्रॉफिट बचा, देन उसको आप इनकम कंसिडर करोगे। इसके बाद मैंने प्रॉफिट भी आपको अभी ऊपर समझा दिया था, तो फिलहाल प्रॉफिट को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, एक बार बस रीड मार देते हैं प्रॉफिट को भी। प्रॉफिट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द इनकम जनरेशन फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड द एक्सपेंस इनकट टू परफॉर्म दैट बिजनेस एक्टिविटी। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि आपने यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाया था इधर कि आपने 80 रुपये का पेन खरीदा, है ना, उसके 5 रुपये कॉस्ट थी, तो आपने 50 रुपये 10 पेन के हिसाब से लेस किए, फिर आपको 30 रुपये नेट प्रॉफिट मिला। तो इसमें क्या लिखा हुआ? पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड द एक्सपेंस इनकट टू परफॉर्म दैट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एक्सेस हुआ वो रेवेन्यू आपका, रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब गेन में आते हैं। सर ये प्रॉफिट और गेन में अंतर क्या है? गेन भी देखिए एक तरीके से आपको गेन का मतलब और प्रॉफिट का मतलब थोड़ा सा माइनर डिफरेंट होता है। गेन में भी आपके लिए पॉजिटिव मतलब फेवरेबल कंडीशन होती है बिजनेस के लिए, एंड प्रॉफिट भी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, गेन और प्रॉफिट दोनों फेवरेबल कंडीशन होती है बिजनेस के लिए। फेवरेबल कंडीशन मतलब अच्छी प्रतिक्रियाएं बिजनेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर गेन की जब हम लोग बात करते हैं, तो गेन क्या है कि गेन ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको कोई बिजनेस डीलिंग वगैरह नहीं चल रही होती है कि आपने गुड्स खरीदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लेस किया, एक्सपेंस घटाए, फिर प्रॉफिट बचा। यहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर ये होता है जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, एक महीने बाद वो 20 रुपये का हो गया, तो वो जो आपने 10 रुपये का खरीदा और फिर जो 20 रुपये का हो गया, यानी कि 10 रुपये का आपको गेन हुआ, उसको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, उसको आप लोग क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप गेन। किसी वेल आपने कोई एसेट खरीदी, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, वो 51 लाख की हो गई, 52 लाख की हो गई, तो ये जो 1 लाख 2 लाख आपका बढ़ गया 50 लाख के ऊपर, वो आपका क्या है? वो आपका गेन है। ठीक है, तो एक बार बस रीड मार देते हैं इसको। अ गेन इज एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ अ बिजनेस। इट टेक प्लेस व्हेन द करंट प्राइस ऑफ द एसेट एक्सीड इट्स ओरिजिनल प्राइस। इट कैन इनकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब आते हैं लॉस में। लॉस क्या होता है, कुछ बताने की जरूरत है क्या? अब भाई आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, 20 रुपये का हो गया, तो आपको 10 रुपये का यहाँ पर गेन हो गया। लेकिन अभी अगर यही 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का हो जाता, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का क्या हो जाता? लॉस हो जाता, है ना, लॉस हो जाता ना। तो बस यही है, लॉस इज द excess of the expense incurred from selling goods or services over the income generated to perform that business activity. Sustained loss over time can lead to shutdown of a business organization. जैसे कि अभी यहाँ पर 80 रुपये का हमने पेन खरीदा था, ठीक है, बेचा था, और 50 रुपये का पेन खरीदा था, यानी कि 30 रुपये का हमको नेट प्रॉफिट मिला था। अब सपोज कर लेते हैं कि 5 रुपये का पेन खरीदा था हम लोग ने, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो दिया हुआ था एग्जाम्पल अभी हमने, यहाँ पर 5 रुपये का जो पेन खरीदा था, मान लो हमने 8 रुपये की जगह हमने शायद वो पेन बिक ही नहीं रहा था, एकदम लोग कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि वो पेन खरीद ही नहीं रहा था, तो हमने उसको 4 रुपये में बेच दिया। 4 रुपये में बेच दिया, तो यानी 50 रुपये के पेन खरीद के हमने 4 रुपये में बेच दिए, यानी कि 40 रुपये में। तो टोटल हमें लॉस कितना हुआ? 10 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है, तो वही लॉस हो गया। अब ऐसे ही लॉस होते रहेंगे तो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, है ना। परचेज और सेल क्या है? आप परचेज कर रहे हो अपने आप गुड सेल करने के लिए, या रॉ मटेरियल खरीद लो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करो जिससे आपका प्रोडक्ट आपका आप जिससे आप प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हो, है ना, जिससे आप प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें एक्टिविटी हमारी परचेज में काउंट हो गई। परचेज इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एन आइटम टू आइदर यूज इट टू प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज टू रीसेल इट टू अनदर। रीसेल माने खरीद के बेचना, ट्रेडिंग। ओके, सेल क्या हो गया? सेल एंड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ बिजनेस एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज विद अनदर एंटिटी और मनी। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। भाई मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स क्या है? वो तो सेल ही है ना। सेल बढ़ाने पे तो आजकल इतना सिस्टम होता है, इतनी सारी नौकरियां होती है, मार्केटिंग होती है, सेल बढ़ाने पे ही हर कोई ध्यान देता है। सेल सेल बढ़ाने के लिए कई सारे टिप्स दिए जाते हैं, है ना। तो सेल तो हम लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है। तो ये हमारा परचेज सेल होगा। ये सब तो चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं है हर एक, क्योंकि सभी को पता होगा परचेज और सेल क्या होता है। गुड्स
गुड्स के बारे में तो इतनी बार हम बता चुके हैं, तो एक बारी बस रीड मार देते हैं। गुड्स माने क्या? गुड्स होता है आइटम डाटा कंपनी मैन्युफैक्चरर टू सेल टू अनदर एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर मनी। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड इट इज नोन एज परचेज एंड व्हेन इट सेल गुड्स इट इज नोन एज सेल। क्या क्या बच्ची ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो सब चीज़ें पता ही है। आप खरीदो तो उसको परचेज बोलेंगे, बेच रहे हो तो आपको सेलिंग बोलेंगे, है ना, सेल्स बोलेंगे। तो गुड्स क्या है? वो आइटम जिसको आप मैन्युफैक्चरर या तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसको आपने एक प्रोडक्ट बना दिया उस रॉ मटेरियल से, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारी कंपनी के लिए गुड्स हो गया, उसको आप सेल करोगे। आप रॉ मटेरियल खरीदो और परचेज करो तो उस पार्टी के लिए वो गुड्स हो गया। तो मतलब एक तरीके से जो कच्चा माल है या जो हमारा प्रोड्यूस हुआ हुआ माल है, जो गुड्स है, उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे, जिससे हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, वो हमारा गुड्स हो गया। स्टॉक किसको बोलते हैं भाई? स्टॉक हमारे पास आपने एट द एंड कुछ स्टॉक बचा लिया, एट द एंड फाइनेंशियल ईयर को बोल सकते हैं, या फिर आप मंथली में आपने के पास जो भी स्टॉक बचा, या फिर जो भी अनयूज अभी जिसकी सेलिंग होना बाकी है वो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। एक तो वो स्टॉक हो गया, उसको हम लोग इन्वेंट्री ज़्यादातर बोलते हैं, तो अब उसको इन्वेंट्री ही दिमाग में रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टॉक की बात हो रही है ना, वो एक अलग ही लेवल का स्टॉक, तो उसको आपको ध्यान देना। यहाँ पर स्टॉक हो रही है जैसे कि हम लोगों ने अभी शेयर के बारे में भी आपको बताया था कि टाटा का शेयर खरीदा है ना, तो वैसे क्या होता है कि उस शेयर को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। क्या सर? हम लोग शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शेयर्स को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस स्टॉक इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that represent the part ownership of a company organization use this instrument to raise capital for their business। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उनको जब कैपिटल की ज़रूरत होती है, बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं, ताकि इन्वेस्टर से पैसा जो मिलेगा वो उसको उस पैसे को अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब, है ना, तो ये इसलिए इसको नाम होता है। तो स्टॉक क्या है? एक तरीके से शेयर ही होता है कंपनी का। अच्छा सर, ये बोला हुआ पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, इससे क्या मतलब? पार्ट ओनरशिप ऑफ कंपनी से क्या मतलब है? पार्ट ओनरशिप ऑफ कंपनी से मतलब ये है कि आप कंपनी जब शेयर निकालती है, तो जब शेयर निकाल रही है तो वो शेयर एक कंपनी के हिस्से होते हैं। जब जो भी व्यक्ति जो भी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा शेयर्स को खरीदता है, तो वो एक तरीके से कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन, कुछ ना कुछ परसेंटेज, 0.0 या 0.1 या 1-2% के आसपास की ओनरशिप को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये आने वाले कॉन्सेप्ट है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए जितना मैंने आपको बताया, आगे चल करके इसको समझेंगे इन डेप्थ। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर यानी कि आपके लेनदार, आपको किसी किसी पेमेंट लेनी है, आपने किसको किसको गुड सेल किया, उससे आपको पेमेंट जो लेनी है वो आपका डेटर हो गया। क्रेडिटर क्या होगा? जिससे आपको पेमेंटें रिसीव करनी है, वो आपके क्या हो गए? वो आपके क्रेडिटर हो गए, जिससे आपको पेमेंट रिसीव करनी है। तो एक बार रीड मार देते हैं। डेटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी that owes money to a business. Companies treat it an asset because they will get money from they in the near or distant future। फ्यूचर में हमको इनसे पेमेंट मिलने वाली है, हमारा डेटर होगा। A creditor is an individual or entity to whom a business owes money. Companies treat it as a liability because they will have to pay in a near distant future। अब इनको मतलब कि हमको फ्यूचर में पेमेंट करनी है। लास्ट हमारा बचता है डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। इसको बस हम लोग क्लियर करते हैं और फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खाली हो जाए। तो चलो बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। एक हमने आपको बताया था नॉन करेंट और करेंट एसेट लायबिलिटीज़ के बारे में, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, और देन ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये तीन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई एग्जाम इनके बगैर कोई एग्जाम का पेपर हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कई लोगों के जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हुए होंगे उसमें देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही पूछे गए होंगे 100%। तो अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि पहले तो इसको भी अभी तो डिफिनेशन से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफिकल भी मैं आपको समझा दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस के लिए डिस्काउंट दे रहे हो। बिजनेस डिस्काउंट क्या दे रहे हो? जैसे कि अभी रक्षाबंधन था या फिर अभी आने वाली दिवाली होगी, तो उस टाइम पे आप बाहर बोर्ड देखोगे, जो भी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, है ना। कैंडी लंडन हुआ या फिर कोई भी कंपनियाँ बड़ी बड़ी हुई, ब्रांडेड क्लॉथ्स की कंपनियाँ, उनके सामने लिखा होता है। तो वो क्या है? वो एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट दे रही हैं आपको। क्या डिस्काउंट है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी उसका रियल मीनिंग उसी से मत जोड़ दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है। वो ट्रेड डिस्काउंट एक तरीके से हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अब यहाँ पर जब शब्द आ रहा है ट्रेड, तो ये ट्रेड हो गया। ट्रेड माने होता है बिजनेस एक्टिविटी। तो क्या आप कपड़े बिजनेस एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं? नहीं, आप तो पर्सनल के लिए ले रहे हैं। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि उस तरीके के जो डिस्काउंट होते हैं उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सब चीज़ें बताना जरूरी इसलिए क्योंकि अब आजकल जो भी ईएमआई वगैरह पे सामान लिए जाते हैं, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, और जो डिस्काउंट होता है वो लेस हो जाता है। तो वो सब थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उसको कभी और समझ लेंगे। अभी आप ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं। अभी आपने क्या किया कि आपने, अभी मैं पुराने वाले एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने 10 पेन खरीदे,
ठीक है, 10 पेन आपने खरीदे एट ₹5, ठीक है, सेल करने के लिए। तो टोटल पेमेंट आपकी बनी ₹50 की, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आपने ये मतलब आपने जिनसे ही आपने ये पेन लिया था, आपने उनसे बोला कि हम आपको ₹40 दे देते हैं, यानी कि 4 पेनों का 5 4 पेन नहीं, 8 पेनों का आपको पेमेंट कर देते हैं, बाकी के 2 पेनों का पेमेंट मैं आपको बाद में करूँगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब जैसे चलिए एक एग्जांपल, इसको हटा करके तो दूसरा समझा देते हैं, इसको हटा कर दूसरा समझा देते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब आप बिजनेस किसी से डील करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो कंपनी आप चाहे उधार मान लो चाहे नगद लो, मतलब कि आप या तो कैश में किसी से पेमेंट लो या फिर आप क्रेडिट में लो, लेकिन आपको जो है डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का माने ये होता है कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर पेन का एग्जांपल लिया था, तो अभी मैं आपको सिर्फ वॉइस से बता देता हूँ, लिखने वाला काम थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। कि आपको जैसे कि आपने किसी से डीलिंग करी, ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल चलिए बना ही देता हूँ, थोड़ा सा टाइम भी तो लगेगा। ये ए है जिसने कि आप बी को, यानी बी कौन है, बी हम लोग हैं, उसको 10 पेन सेल किए, कितने रुपए में, ₹8, 5 रुपीज़ के हिसाब से सेल किए, टोटल पेमेंट कितना बन गया, ₹50 पेमेंट बन गया। लेकिन बी ने बोला, ए ने बोला कि एक्चुअली क्या है कि हमारी कंपनी ऑफर कर रही है, ट्रेड डिस्काउंट दे रही है 5% का, तो जो भी हमसे अभी माल खरीद रहे हैं उनको हम 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग उसको दे रहे हैं 5% का। तो यानी कि ₹50 में आपको पे करना होगा ओनली, चलिए 10% कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर अभी पॉइंट में अमाउंट निकल के आएगा, फिर कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो जाएगा ना। तो अभी यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ, 10% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। जो भी हमसे डीलिंग कर रहा है, ये बोल रहा है जो भी हम लोग से आज इस समय जो भी डीलिंग कर रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो जो भी हमसे माल लेगा उसको हम लोग 10% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ₹50 का आइटम खरीदा है, अब 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि ₹50 का 10% जो हमारा होता है वो होता है ₹5। तो यहाँ से ₹5 लेस हो जाएंगे, अब बचेगा ₹45, यानी कि ये 10 पेन आपके कितने के पड़े, ₹45 के पड़े। क्या, क्योंकि इसमें 10% का डिस्काउंट मिल गया, 10% का डिस्काउंट बना जा करके आपका -5 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब बी ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, अब ये ₹45 ना हम आपको एक चेक बना करके दे देते हैं। क्या बोला कि हम आपको जो है ना एक चेक बना करके दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ए ने क्या बोला, ए ने बोला अच्छा एक कंपनी का हमारा ऑफर और चल रहा है, एक हमारा कंपनी का ऑफर और चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं ₹45 ओनली, समझ में आ रहा होगा। तो ए ने कहा कि देखो भाई ये ऐसा है कि एक ऑफ़र हमारा और चल रहा है। क्या ऑफ़र चल रहा है, एक ऑफ़र हमारा ये चल रहा है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, ठीक है। एक ऑफ़र हमारा ये चल रहा है, ए ने बोला बी से कि जो भी चेक को छोड़ के हम लोग को कैश पेमेंट करता है, कैश पेमेंट देता है या फिर गूगल पे वगैरह कर देता है फटाफट, ठीक है, आजकल तो गूगल पे वगैरह चल रहा है। तो जो भी हमको कैश पेमेंट कर देता है उसको ना हम लोग एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे, एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो गया 10% का, अब ये हमारा हो गया एक कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 5% का कैश डिस्काउंट भी यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो बी ने बोला मतलब भी उसने समझाया ए ने कि देखो 10% डिस्काउंट तो हम आपको दे चुके हैं, यानी कि ₹45 का आपका आइटम हो चुका है। अब इसमें भी आपको हम 5% डिस्काउंट और दे देते हैं, ठीक है, इसमें भी हम आपको 5% डिस्काउंट और दे देते हैं। तो अब आप जो ₹45 देने वाले हो ना, तो इसका जो 5% होगा वो कितना होगा, इसका 5% हमारा होगा 2.25, ₹2.25 का इसका 5% होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, मैं पहले से कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 2.25 आपका और लेस हो जाएगा, जिससे अब इसका अमाउंट कितना बचेगा, 43.75, 7 2 9 1 10 3 2 5, 42.25 सॉरी, ओके। तो अब ये आपका क्या बना अमाउंट, 42.75 का आपको जा करके ये अमाउंट अब बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अब ये आपको पेमेंट करनी है अगर आप कैश डिस्काउंट चाहते हैं तो कैश डिस्काउंट का क्या मतलब, कैश डिस्काउंट कंपनी इसलिए देती है कि कोई लोग उधारी ना करें। कैश का मतलब ही क्या हो रहा है, कैश मतलब नगद की बात हो रही है, जब नगद की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपनी से डिस्काउंट दे देगी उसको, मतलब जो है पैसा तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, कोई आपको डेटा वगैरह क्रेडिटर वगैरह की कोई एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर कैश का काम हो जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल और समझा देते हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ए ना, यही एग्जांपल लेते हैं, ए ने जब बी को गुड सेल किया ना, तो ए को ना बहुत ज़्यादा पैसे की नीड थी, ठीक है, नीड थी पैसों की।
तो यहाँ अमाउंट देना था 50 रुपीज़, जो आपको मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी हम लोग दे चुके थे, कितने रुपए का, 5 रुपये का, यानी कि 10% का डिस्काउंट दे चुके हैं। तो यानी 50 माइनस 5 यानी कि 45 हमारा बचा था। अब उसको जब नीड थी तो उसने बोला कि यार इसे तो हमारा कोई कंपनी का ऑफ़र नहीं है, लेकिन अभी कंपनी को पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है ना, तो अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो ना आपको हम जो है 10% और डिस्काउंट दे देंगे। कितना, 10%, यानी कैश डिस्काउंट जो है अभी हम आपको 10% और दे देंगे, यानी कि 45 रुपीज़ का 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो इतना जब हम लोग लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 4.5 लेस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 40.5। तो ये आपको अभी पे करना होगा। तो ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करते समय आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है सबसे पहले उसको निकालना होता है। सबसे पहला हमारा निकलेगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर निकलेगा कैश डिस्काउंट। ये ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना है। ऐसा मत करना कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो यानी 10 5 15 और 15% निकाल दिया 50 का, तो यानी कुछ अलग ही अमाउंट निकल के आ जाएगा, 15 रुपये अमाउंट निकल के आ जाएगा। वो गलती आपको नहीं करनी है। ट्रेड डिस्काउंट बोला है ना, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो, फिर कैश डिस्काउंट बोला है, देन उसके बाद कैश डिस्काउंट निकालो। ये नहीं कि कैश ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एक ही अमाउंट से गैप कर दिया। समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो, फिर इसी का ही कैश डिस्काउंट यहाँ से निकालो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन को रीड करते हैं एंड इस वीडियो को, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। Trade discount is a discount that a seller can offer to the buyer by reducing the price of an item. It helps to increase sale of a product and it does not get recorded in the accounting book. क्यों accounting book में रिकॉर्ड होगा, कि जब आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो नहीं होता है। ठीक है, a cash discount is a discount that seller can offer to the buyer at time of payment. यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ना एक ऐसे बना देता हूँ, at a time of payment. ठीक है, by reducing the invoice प्राइस ऑफ एन आइटम। इनवॉइस, ये जो हमारा 45 था ना, इसको ही हम लोग बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। ये हमारा इनवॉइस प्राइस हुआ। ठीक है, इट हेल्प टू इंश्योर टाइमली पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं INV। ठीक है, यहाँ पर एक जगह मैं लिख देता हूँ, हाँ, ये हमारा हो गया IV प्राइस। ये जो 45 हमारा हुआ था ना, ये हमारा था इनवॉइस प्राइस, इसमें था, और इसमें हमारा इनवॉइस प्राइस ये है। ठीक है, इसमें भी हमारा इनवॉइस प्राइस सेम ही है, क्योंकि हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10% सब उसमें भी था, इसमें भी था, 10% हमारा 5 रुपये निकला था, तो दोनों में सेम ही था। तो ये होता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं, जब हमको नगद पेमेंट की जरूरत होती है। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर कैश डिस्काउंट दिया। हो सकता है कोई कोई सेलर ट्रेड डिस्काउंट ना देता हो, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट दे दे, चल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सुनना है कि वो ट्रेड डिस्काउंट की भी तो बात नहीं कर रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। एक बार यहाँ पर मैं कोने में लिख देता हूँ, फर्स्ट आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, एंड सेकंड आपको कैश डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ आपका पूरा सिस्टम ख़त्म होता है। सारी चीज़ों पे हम लोग ने बात कर ली है। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम उसको फटाफट आपको सोल्यूशन उसका और उसका जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद मैं अवेलेबल करा दूँगा, तो आपको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।